हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन धाम। हमारी फिफ्थ पोएम चल रही थी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। इसको हम पिछली वाली क्लासेस में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए। आज की ये जो क्लास है इसमें हम इस पोएम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, जॉन कीट्स वॉज बॉर्न ऑन। जॉन कीट्स का जन्म कब होता है? ऑप्शन देखिए, 31 अक्टूबर 1795, 23 नवंबर 1795 या फिर 20 अगस्त 1829। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 31 अक्टूबर 1795 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? लंदन में। इनका जन्म लंदन में होता है 31 अक्टूबर 1795 को। आगे देखिए, कीट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम वॉज पब्लिश्ड इन। कीट्स का जो ये पोएम का फर्स्ट वॉल्यूम है ये कब पब्लिश होता है? कौन से ईयर में पब्लिश होता है? ऑप्शन देखिए, 1819, 1817 या फिर 1820। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1817। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1817 को कीट्स का जो पोएम का फर्स्ट वॉल्यूम है वो पब्लिश होता है। आगे देखिए, कीट्स रॉट हिज ओनली ड्रामा ओथो द ग्रेट इन। अब कीट्स का ये एकमात्र ड्रामा है ओथो द ग्रेट। अब ये कब पब्लिश होता है? कौन से ईयर में? ऑप्शन देखिए, 1819, 1797 या फिर 1817। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1819। 1819 को ये अपना पहला ड्रामा ये जो है ऑथो द ग्रेट ये लिखते हैं 1819 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इज डिवाइडेड इनटू। ये जो पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न ये टोटल कितने स्टैंजाज में डिवाइड है? ऑप्शन देखिए, 8 स्टैंजा, 5 स्टैंजा या फिर 4 स्टैंजा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 स्टैंजा। ये पोएम टोटल 5 स्टैंजाज में डिवाइड है। नेक्स्ट देखिए, ईच स्टैंजा कंटेन्स। अब इसका जो हर स्टैंजा है इस पोएम का ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इसमें हर स्टैंजा में टोटल कितनी लाइन्स हैं? 10 लाइन्स, 8 लाइन्स या फिर 6 लाइन्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 10 लाइन्स। हर स्टैंजा में इसमें कितनी लाइन्स हैं? 10। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, all of the following are among Keats' great odes of 1819 except। अब ये जो सारे के सारे ओड हैं इनमें से वो बतानी है जो ये जो कीट्स है इनकी लिखी हुई ओड्स में नहीं है, ये किसी और के द्वारा लिखी है। कौन सी एक ऐसी ओड है जो कीट्स के द्वारा नहीं लिखी गई? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन मेलंचोली, ओड ऑन इंडोलेंस या फिर ओड टू द वेस्ट विंड। तो ये जो पोएम है ये सभी क्या है? कीट्स के द्वारा लिखी गई हैं। और जो ये पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये पोएम है कीट्स के द्वारा नहीं लिखी गई, ये लिखी गई है पी.बी. शेले। पी.बी. शेले, पी.बी. शेले ने लिखा है ये पोएम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 7, कीट्स फ्रेज स्टिल अनब्रेविश्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस रेफर्स टू। अब कीट्स के पोएम में फ्रेज आता है ये स्टिल अनब्रेविश्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कि तुम अभी तक अनछुई दुल्हन हो किसकी? शांति की। किसको कहता है वो? किसके लिए आता है ये फ्रेज? द वुमन अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे औरत है उसके लिए, या फिर द अर्न के लिए, या फिर द डिसोलेट टाउन, जो टाउन खाली हो गया है उसके लिए, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? द अर्न। अर्न को वो क्या कह के बोलता है? अनरेविश्ड ब्राइड, अनछुई दुल्हन, किसकी? शांति की। ये फ्रेज इस पोएम में किसके लिए यूज़ होता है? अर्न के लिए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी लाइन्स आर इन दिस पोएम। अब ये जो पोएम है इसमें टोटल कितनी लाइन्स हैं? इस पूरी पोएम में टोटल कितनी लाइन्स हैं? ऑप्शन देखिए 50, 40 या फिर 60। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50, ऑप्शन ए। इस पोएम में टोटल 50 लाइन्स हैं। अब ये जो पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इसमें टोटल कितने स्टैंजाज हैं? 5। इसमें 5 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं? 10। और हर स्टैंजा में 10 लाइन्स हो गई तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई इसमें? 50। नेक्स्ट देखिए, द अर्न इज कॉल्ड अ सिल्वियन हिस्टोरियन बिकॉज। अब ये जो अर्न है इस पोएम में, ये जो अर्न है इसको सिल्वियन हिस्टोरियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? इट इज़ मेड ऑफ मार्बल। ऑप्शन देखिए अब इसके क्या है? ऑप्शन ए, इट इज़ मेड ऑफ मार्बल, ये संगमरमर का बना हुआ है इसलिए। या फिर द फॉरेस्ट सीन्स कार्व्ड ऑन इट, इसके ऊपर फॉरेस्ट के सीन उत्कीर्ण है। या फिर इट इज़ बॉर्डर्ड विद लीव्स, या फिर इसके चारों तरफ क्या है? पत्तियाँ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? द फॉरेस्ट सीन्स कार्व्ड ऑन इट। ये जो अर्न है इसके ऊपर फॉरेस्ट के सीन्स कर्व किए गए हैं। तो राइट आंसर बी। अब देखिए 10, द अनहियर्ड म्यूजिक ऑफ द अर्न अपील्स टू। अब अर्न के ऊपर एक सीन आता है जिसमें ये जो पाइपर है वो म्यूज़िक बजाता है। तो उसमें क्या कहा जाता है कि ये जो संगीत वो बजा रहा है वो क्या है? अनहियर्ड, मतलब जो सुना नहीं जा सकता, वो हमारे कानों को नहीं सुनाई देगा। तो वो किससे अपील कर रहा है? अनहियर्ड म्यूज़िक, अनसुना संगीत, किसके लिए है वो? आवर सेंसुअल ईयर्स, हमारे जो कान है उनके लिए, या फिर आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा, या फिर टू द गॉड, या फिर भगवान को। तो वो जो अनहियर्ड म्यूज़िक है वो किसको सुनाई देगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? आवर स्पिरिट। ये जो अनहियर्ड म्यूज़िक है, अनसुना संगीत जो सुनाई नहीं देगा, वो किसको सुनाई देगा? आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच सीजन इज मेंशन इन द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में कौन सा सीजन मेंशन किया गया? स्प्रिंग, विंटर, या फिर रेनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्प्रिंग। ये जो स्टैंजा थर्ड है इसमें स्प्रिंग सीजन को मेंशन किया गया है। आगे देखिए, इन स्टैंजा 4 द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन विल रिमेन साइलेंट फॉर एवर बिकॉज। अब जो स्टैंजा 4 में ये जो स्ट्रीट्स हैं उस कस्बे के, वो क्या हो गए हैं? साइलेंट हो गए हैं हमेशा के लिए। क्यों साइलेंट हो गए हैं वो? क्या रीज़न है उनके साइलेंट होने का? द पीपल विल नेवर रिटर्न टू दैम। अब उन गलियों में लोग कभी वापस नहीं आएंगे इसलिए। या फिर द टाउन इज़ रूइंड, ये जो टाउन है वो क्या हो गया है? नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है, रूइंड। दे ऑल आर डेड, या फिर वो सभी के सभी लोग मर गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, द पीपल विल नेवर रिटर्न टू दैम। जो वहाँ के लोग हैं वो वापस कभी नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, Thou foster child of silence and slow time. The figure of speech evolved here is. अब ये जो लाइन है, Thou foster child, कि Thou तुम, foster child हो, पालित संतान हो किसकी? साइलेंस एंड स्लो टाइम के द्वारा पालित संतान हो। दाऊ किसके लिए आया था यहाँ पे? अर्न के लिए। अब ये जो फ्रेज़ है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली,
पर्सोनिफिकेशन या फिर पैराडॉक्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, ये फॉस्टर चाइल्ड है ना, यहाँ पे क्या यूज हुआ है? ये फॉस्टर चाइल्ड। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा? पर्सोनिफिकेशन। पालित संतान किसको कहा गया है? अर्न को। ये अर्न के लिए आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। She cannot fade, thou hast not thy bliss, forever wilt thou love and she be fair. These lines from Ode on a Grecian Urn refers to। अब ये जो लाइन आई है इस पोयम में, ये ग्रेशियन अर्न को, ये जो क्या रेफ़र कर रही है ये लाइन इस पोयम में? ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में ये लाइन्स क्या रेफ़र कर रही हैं? परमानेंस ऑफ ब्यूटी, ये जो सुंदरता है ये परमानेंट है, स्थायी है, ये स्थायित्व है ब्यूटी का। या फिर परमानेंस ऑफ आर्ट, आर्ट है वो स्थायी रहेगी। या फिर द प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? परमानेंस ऑफ आर्ट, कि आर्ट है वो हमेशा क्या रहेगी? परमानेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। To what kind of an altar does the priest lead the garlanded heifer in Keats' Ode on a Grecian Urn? अब ये जो प्रीस्ट है वो ये जो गार्लैंडेड हाइफर, जो फूलों की माला से सजाया गया ये गाय का बछड़ा है, इसको कौन से एल्टर, कौन सी वेदी पर लेके जा रहे थे? ऑप्शन ए, अ ग्रीन एल्टर, एन एल्टर इन टेम्पी, या फिर टू द सिटाडल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अ ग्रीन एल्टर। वो कहाँ लेके जा रहे थे उस हाइफर को? ग्रीन एल्टर, हरी वेदी। ग्रीन यानी वो जो एल्टर है, वेदी, वो कहाँ पे होगी? चारों तरफ उसके हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे, वनस्पति होगी, इसलिए उसको क्या कहा गया है? ग्रीन एल्टर। अभी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी रेफर्ड इन। अब ये जो लाइन है ये कौन से स्टैंजा में आती है? इस पोयम में कौन से स्टैंजा में आती है? 5th स्टैंजा, 2nd स्टैंजा, या फिर 3rd स्टैंजा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5th स्टैंजा। सबसे लास्ट में आती है लाइन, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, कि सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदरता है। 5th स्टैंजा में आती है लाइन। आगे देखिए। द राइम स्कीम ऑफ दिस पोयम इज, ये जो पोयम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इसकी राइम स्कीम क्या है? द फर्स्ट 7 लाइन्स, फर्स्ट 7 लाइन्स की राइम स्कीम क्या है? ऑप्शन देखिए, A B C D E, A C D E, या फिर A C D E। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन A B C D E। इसकी जो फर्स्ट 7 लाइन्स हैं उन सब का तो क्या है? A B C D E। और जो बाद की जो लास्ट के जो 3 लाइन्स हैं, 10 लाइन्स का एक स्टैंजा है, उसकी जो 7 लाइन्स हैं हर स्टैंजा की, वो तो ये सेम हो गई। और जो बाद की 3 लाइन्स है हर स्टैंजा की, वो चेंज हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में क्या हो जाएगा? D C E है, और सेकंड में क्या आ जाता है? C E D, और फिर C D E, और C D E, और D C E। ये फर्स्ट स्टैंजा में आ जाती है। 7 लाइन सबकी सेम है, और जो ये लास्ट की 3 हैं 8 9 10, वो सब हर स्टैंजा में क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। तो ये इसकी राइम स्कीम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। द थीम ऑफ ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इज। अब ये जो पोयम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इसकी थीम क्या है? क्या थीम है इसकी? ऑप्शन देखिए, ब्यूटी इन आर्ट इज़ परमानेंट, कि आर्ट में जो ब्यूटी, सुंदरता है वो परमानेंट है, स्थायी है। या फिर फिजिकल ब्यूटी, बाहरी सुंदरता, या फिर ब्यूटी ऑफ अर्न, या फिर अर्न की सुंदरता।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटी इन आर्ट इज़ परमानेंट, कि आर्ट के माध्यम से जो प्रेजेंट किया गया है, जो सुंदरता दिखाई गई है, वो हमेशा के लिए क्या रहेगी, स्थायी रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। स्टैंजा 1 ओपन विथ एन एड्रेस टू द। अब ये जो स्टैंजा 1 है ये ओपन होता है। जब ये फर्स्ट लाइन आती है तो पोएट इसमें किसको एड्रेस करता है सबसे पहले, अर्न को, गॉड को, या फिर रीडर्स को। सबसे पहले वो किसको एड्रेस कर रहा है, किसको संबोधित करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्न। सबसे फर्स्ट किसको एड्रेस कर रहा है वो, अर्न। ये क्वेश्चन नंबर 19। अब आगे देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट वाज द कॉज ऑफ जॉन कीट्स अनटाइमली डेथ। जॉन कीट्स की मृत्यु समय से पहले ही हो जाती है, उसका क्या रीज़न है, किस वजह से उनकी डेथ समय से पहले हो जाती है। ऑप्शन देखिए, स्कर्वी, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर निमोनिया। तो उनकी डेथ किससे हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस से। किससे, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से उनकी डेथ समय से पहले ही हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कीट्स वॉज डाइड इन। अब जब कीट्स की डेथ होती है वो तब कहाँ पे उनकी डेथ होती है, कहाँ पे होते हैं वो। ऑप्शन देखिए, रोम, इंग्लैंड, या फिर इटली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोम। जब उनकी डेथ होती है तो वो कहाँ पे होते हैं, रोम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। होम डिड द कीट्स डिक्लेयर्ड हिज डाइंग विश। किसको कीट्स ने अपनी जो मरते समय जो विश थी, डाइंग विश, किसको डिक्लेयर की थी, किसको बताया था। ऑप्शन देखिए, जोसेफ सेवन, हेरनॉट, या फिर स्टीफन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ सेवन। ये उनके फ्रेंड थे, इन्होंने उनकी टीबी हो गया था तब उनकी क्या की थी, सेवा की थी। इनको मरते टाइम उन्होंने अपनी विश बताई थी। अब आगे देखिए, व्हाट वाज हिज डाइंग विश। अब उनकी ये जो मरते टाइम इन्होंने अपने फ्रेंड, ये जोसेफ सेवन है, इनको विश बताई थी, वो क्या थी, क्या विश थी इनकी, देखिए। ऑप्शन देखिए, हिज नेम नॉट टू अपीयर ऑन द ग्रेव स्टोन, कि उनका नाम है वो ग्रेव स्टोन पे नहीं होना चाहिए, नहीं लिखा जाना चाहिए। या फिर पब्लिश ऑल हिज पोएम्स, या फिर उनकी सारी की सारी जो पोएम्स हैं उनको पब्लिश किया जाना, या फिर नन ऑफ दिस, इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हिज नेम नॉट टू अपीयर ऑन द ग्रेव स्टोन, कि उनका जो नाम है, उनकी जो ग्रेव स्टोन, जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी कब्र के ऊपर जो पत्थर लगाते हैं जिसके ऊपर उसका नाम है, सब कुछ डिटेल से लिखा होता है, वो चाहते थे कि उनकी ग्रेव स्टोन पे ऐसा कुछ भी ना लिखा गया हो। उसकी बजाय वो क्या चाहते थे कि एक लाइन है वो लिखी हुई होनी चाहिए, और वो लाइन क्या है, देखिए, हियर लाइज वन whose name was writ in water। ये जो लाइन है वो चाहते थे कि उनकी ग्रेव स्टोन पे लिखी होनी चाहिए बजाय उनके नाम की। हियर लाइज वन हुज नेम रिट इन वाटर, कि यहाँ वो लेटा हुआ है जिसका नाम पानी में लिखा गया है। ये चाहते थे कि उनकी ग्रेव स्टोन पे लिखा जाए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। जॉन कीट्स की जब डेथ होती है तो उनकी क्या एज होती है, कितनी एज के होते हैं वो, 25, 50 या फिर 30। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25। जब उनकी डेथ होती है तो उनकी एज कितनी होती है, 25। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। जॉन कीट्स डाइड ऑन। जॉन कीट्स की डेथ कौन सी डेट, ईयर और मंथ में होती है, देखिए। ऑप्शन ए फरवरी 23, 1821, या फिर जुलाई 21, 1831,
या फिर नवंबर 15, 17, 21। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, फरवरी 23, 18, 21 को उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। रोम में उनकी डेथ हो जाती है। और उस टाइम उनकी एज कितनी होती है? 25। तो ये थे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पोएम से रिलेटेड सभी MCQs। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको अगर इस पोएम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है MCQs में या समरी जो भी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, न्यू क्लास देखते हैं। तब तक के लिए गुड डे।